यहाँ तक कि पीपीटी वगैरह भी सब करवा दी थी? यस मैम। ओके चलो। यस मैम। चलो अब ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। तो अब ये जो टॉपिक है यहाँ से आएगा टेस्ट नंबर 3 में आपके। लास्ट क्लास में हमने टेस्ट प्लानर शेयर कर लिया था। आपका अपकमिंग टेस्ट कब है? अब पहला टेस्ट 14 को। हाँ, तो उसी टाइम देना है वो टेस्ट, नो डिले, ईमानदारी से देना है। चलो आज की डेट बताइए। 11 मई। तो अब हम जब बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की, तो क्या समझते हो तुम इस टर्म से? फर्टिलाइजेशन मीनिंग इट इज दी Fusion of male and female Fusion of gamete. male and female gamete. टू फॉर्म Zygote. तो द Zygote. प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज Zygote. Zygote. and Zygote. where does the fertilization occur? Thank you. Fallopian tube. Fallopian tube Ampulla. के भी कौन से पार्ट में? Ampulla. एम्प्यूला। Ampulla. बिल्कुल ठीक बात। तो लिखिए फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज दी, माइक म्यूट कर लो सभी बच्चे। इट इज दी फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट which is sperm and female gamete which is ova, right? कहाँ पे होती है ये? It occurs at, अच्छा it is from male gamete to form, पूरी लाइन है अभी, to form zygote, right? कहाँ पर होती फर्टिलाइजेशन? It occurs at ampulla of fallopian tube। पुरानी एनसीईआरटी जो थी उसमें लिखा था एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, बट नई एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ मेंशन है दैट इट अकर एट द फैलोपियन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब और वी कैन से ओविडक्ट। मैम आज यहीं से शुरू कराना। हाँ देखो डेट ये रही। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है और एग कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो क्या लिखोगे? वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म क्या है और वाइबिलिटी ऑफ एग क्या है? 48 to 72 sperm and 24 to 48 hours. राइट, लिखिए लाइफ स्पैन या फिर वाइबिलिटी ऑफ ओवा होती है 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन। while the lifespan or the viability of sperm is 48 to 72 hours। मतलब 2 से 3 दिन। बोलो। मैम जो हमारी मॉड्यूल नहीं है हाँ उसमें काफी ज्यादा लिख रखा था इसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मतलब जो आपने नहीं कोई कराया बात था वो करना है। क्या है? टॉपिक का नाम बोलना, ऐसे कैसे पता लगेगा मुझे? मैंने आप पे भेजा तो था मैम जो दूसरे टॉपिक्स थे। एक बार हेलो कर, मेरे को पता लग जाएगा जहाँ पे मैसेज आया होगा ना। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताना प्लीज, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन्स बोल रही हूँ मैं। मान लो ये फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, ये सर्विक्स, ये कौन सा पार्ट होगा झलक? Fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब।
ठीक है लक्ष्य, ये कौन सा पार्ट है? यूट्रस, यहाँ पे होती है ओवरी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, यहाँ से ओवा निकला, यहाँ पे आया, फिर ये ओवा ऑस्किया के थ्रू फिम्ब्रियाई ने कैच किया और ये पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब में। ये पार्ट क्या कहलाता है? सीलोम, जहाँ पे एग रिलीज हो रहा है। अब ये ओवा कहाँ पहुंचा? यहाँ पे। मान लो, माइक म्यूट करो सही बच्चे अपना। ये ओवा हर कीरत माइक म्यूट करो अपना। मान लो एम्पुला पे ये एग जो है पहुंचा 15 अप्रैल को, ठीक है। 15 अप्रैल को एग पहुंच गया कहाँ पे? ओवुलेशन हुई 14 को, 15 को कहाँ पहुंच गया? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अब फीमेल जो है यहाँ पे पेनिस एंटर करती है वजाइना के अंदर। अब यहाँ पे स्पर्म आ रहे हैं, मान लो फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में जा रही है, कौन सी डेट को? फॉर एग्जाम्पल 19 अप्रैल को। तो अब क्या फर्टिलाइजेशन होगी? से यस और नो? नो मैम। नहीं होगी मैम, अब तो खत्म हो गया Why? उसका लाइफ स्पैन। कोई एक बच्चा बोलो क्यों? ओवा की वायबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ओवा की वायबिलिटी 24 से 48 आवर्स तक होती है। तो मतलब ओवा की वायबिलिटी 17 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी ना। अब 17 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, मतलब अगले महीने तक, फीमेल चाहे कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। प्रेगनेंसी कब आएगी? जब फीमेल के पास ओवा है, तभी अगर स्पर्म आ जाए 16 तारीख को या 17 तारीख को या 14 तारीख को, तब तो एग्स फर्टिलाइज कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो क्या मैं इस बात से, अगर मुझे बोल रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी तभी लीड करेगी जब ओवा और स्पर्म एम्पुला पे एक साथ पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म और ओवा को एक साथ एम्पुला पे पहुंचना जरूरी है, अदरवाइज उस सेक्सुअल वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो क्या ये कहना सही है कि ऑल सेक्सुअल इंटरकोर्स leads to pregnancy? Is it true or false? False. अगर बोले क्यों, तो क्यों, रीजन क्या आएगा? That fertilization will occur, ये NCERT का पॉइंट और क्वेश्चन भी आता है इसमें 1 नंबर पे। Fertilization will occur when the sperm and the ova reaches the ampulla of fallopian tube, सामने लिख रही हूँ, when the ova and the sperm reaches the ampulla of fallopian tube simultaneously एक साथ पहुंचना जरूरी है, राइट? दैट्स वाई क्लास में
बोल दो क्लास में। That's why all the sexual intercourse does not lead to pregnancy. does not lead to fertilization and pregnancy. Clear? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़ो। ये क्या नाम है दक्ष, ये सारे टॉपिक्स अभी हो जाएंगे धीरे धीरे करके ना, इसी चैप्टर में आ Okay. जाएंगे, तो थोड़ा वेट करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे तेरा क्वेश्चन था स्पीड ऑफ स्पर्म, तो अभी आ गई लाइन कि स्पीड ऑफ स्पर्म कितनी होती है, तो आगे फिर पीछे मैम हो जाएगा ये टॉपिक ना, चिंता मत। करने का फायदा है ना मैम फिर मॉड्यूल का। वहाँ जितना मेजर में पढ़ा रही वो तो पढ़ते रहो ना साथ साथ, बिल्कुल आखिरी में उठाओगे Okay. चैप्टर बहुत बड़ा, महीने भर का पेंडिंग इकट्ठा हो जाएगा। जो डाउट्स है वो पूछते जाओ बस, और क्या, पर पढ़ो ऐसा नहीं। तो स्पीड ऑफ स्पर्म कितनी होती है, 1.5 to 3 mm per minute inside the female body। ठीक है। क्या फर्टिलाइजेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? Does a fertilization is a single step process? No. Fertilization is not a single step process as it includes कौन से स्टेप? नंबर 1, कैपेसिटेशन, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। कैपेसिटेशन, नंबर 2 एक्रोसोमल रिएक्शन, नंबर 2 एक्रोसोमल reaction, number 3 activation of egg, and cortical reaction, and number 4 the last step is syngamy। तो तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सिनगैमी को क्या लिखा था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। तो मैंने उस टाइम बताया था कि सिनगैमी जो है एक स्टेप है पूरे एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्लूड ऑल दीज 4 स्टेप्स एंड द लास्ट स्टेप इज सिनगैमी, एंड द लास्ट स्टेप इज सिनगैमी। मैं अटेंडेंस पोस्ट कर दूं, 10 मिनट हो गए ना क्लास को। And the last step is syngamy। डेट क्या है? 10/11/11। डन। चलो पहला स्टेप लिखो,
थोड़ा सा रह रहा है मैम। कोई बात नहीं, लिख लो, मैं हेडिंग डाल लेती हूँ। Step 1 is capacitation. डन मैम। देखो, पहली बात, जब मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस केस में क्या होता है? स्पर्म को वजाइना से पास होके आने पड़ते हैं, और वजाइना का एनवायरनमेंट कैसा होता है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। मतलब स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर आने से पहले बहुत सारी हार्श कंडीशंस को टॉलरेट करना पड़ता है ना, टफ कंडीशन को टॉलरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है थोड़ा लेस एक्टिव हो जाता है, राइट? इसीलिए जैसे ही स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर आता है, तो स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर पहले उसको थोड़ा हाइपर एक्टिव किया जाता है, ताकि स्पर्म वजाइना से फटाफट स्विम करता हुआ कहाँ तक पहुंच जाए? फेलोपियन ट्यूब तक। तो उसी कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म को, जिसमें स्पर्म को हम हाइपर एक्टिव बनाते हैं ताकि स्पर्म कहाँ तक पहुंच जाए? हमारा फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन, सबसे पहला क्वेश्चन था, कहाँ पे होती है? इट अकर इनसाइड दी, it occurs inside the female body or female reproductive system. It occur inside the female reproductive system. और अगर कोई पूछे स्पेसिफिकली कौन से पार्ट में, तो इट इज इन दी सर्विक्स। सर्विक्स। अब अगला आता है कि इसमें होता क्या है मैम? तो कैपेसिटेशन में होती है इन दिस conditioning of sperm occur to make them hyper active, to make them hyper active। अब इस कंडीशनिंग में क्या क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स नंबर 1, removal of, it involve number 1, removal of cholesterol from acrosome. Number 2, removal of glycoprotein from the plasma membrane of sperm. And third, involves entry of calcium ion, involves the entry of calcium ion for the motility. What is motility? मोटिलिटी मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो ये सारे स्टेप होते हैं सर्विक्स के अंदर, ताकि स्पर्म क्या हो सके उस टाइम पे? हाइपर एक्टिव, राइट? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या अगर मैं कहती हूँ आरजू, अगर मैं बोलती हूँ क्या ह्यूमन
ह्यूमन मेल का स्पर्म काउ के स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज कर सकता है? Does this human male sperm fertilize with the egg of a cow? No, ma'am. No, क्यों क्यों नहीं? Ma'am, fusion occurs between same species. हाँ, फ्यूजन जो होगी गैमेट की किसमें होगी? बिटवीन दी सेम स्पीशीज। ये थ्योरी किसने दी? अरांची ने दी? नो। No, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, अरांची ने दी ये थ्योरी? मैम No, ma'am. फिर अरांची हाइब्रिड भी तो No, बनते हैं ma'am. मैम, हैं? फिर हाइब्रिड भी तो बनते हैं, जैसे टाइगर हो गया मैम, लाइगर वो तो या फिर स्पेशल केस है ना, जनरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता ना, ओके मैम, है ना? हम लोग तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, वो तो इंटर स्पेसिफिक ओके हाइब्रिडाइजेशन हो गई, म्यूल और हिनी वाली तो, है ना? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? इस थ्योरी का नाम क्या है जो हमें बताया किसने? रांची ने। इस थ्योरी का नाम है कीमो अट्रैक्टेंट थ्योरी। इसी में आएगा, कैपेसिटेशन में आएगी, दैट इज योर कीमो अट्रैक्टेंट थ्योरी। अरे टी ए एन टी भी आएगा अभी तो, कीमो अट्रैक्ट लिख दिया, ए एन टी, कीमो अट्रैक्टेंट थ्योरी। तुम्हें जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा है ना? कैसा तो नहीं मैं सब कुछ ऊपर से जा रहा है, ऑल क्लियर हो रहा है? आ रहा है मैम No, समझ ma'am. में। ओके, तो एग जो है, ध्यान सुना, किसका एग? ह्यूमन का एग, ह्यूमन फीमेल का एग रिलीज करता है एक केमिकल जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन, राइट? जिसका नेचर होता है ग्लाइको प्रोटीन, so it is glycoprotein in nature। तो एग से निकलता है फर्टिलाइजर जिसका नेचर कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन। while simultaneously ह्यूमन मेल से स्पर्म रिलीज करता है एक फैक्टर जिसे बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन, जो कि कैसा है? एसिडिक इन नेचर है, इट इज एसिडिक इन नेचर। अब ये जो फर्टिलाइजिन है और ये जो एंटी फर्टिलाइजिन है, it is species specific. What does it mean? That the egg of human egg can fuse with the egg of only male human male sperm, not with the other sperm, which means they are species specific। ये जो केमिकल है कैसे होते हैं? स्पीशीज स्पेसिफिक। तो कीमो अट्रैक्टेंट थ्योरी क्या बोलती है? दैट, नीचे करके लिख दो, यहाँ तक लिख लिया सबने? लिखना शुरू करूं? थोड़ा ऊपर, ऊपर करना है? नो अच्छा, तो कीमो अट्रैक्टेंट थ्योरी क्या बोलती है बेटा जी? दैट द फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन आर स्पीशीज मैम, ये जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग है, ये खाली ह्यूमन एग और स्पर्म में होता है? हाँ, मतलब ये जो केमिकल है इनका नेचर जो है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, वैसे तो हर एक स्पीशीज कुछ ना कुछ केमिकल निकालती है ताकि उसका एग उसी के एग के दूसरे स्पर्म के साथ ही फ्यूज कर सके, लेकिन ह्यूमन के केस में उस केमिकल का नाम हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। So they are species specific, which means the egg of human can fuse with
the sperm of human male the sperm of human male only. It cannot fuse with the sperm of any other species. ठीक है, अब इसको याद कैसे, मैंने तो ऐसे रखा A B C D E F G, E से एग, F से फर्टिलाइजिन और G से ग्लाइकोप्रोटीन। कोई क्वेश्चन आता है कि स्पर्म से क्या निकलता है, फर्टिलाइजिन या एंटी फर्टिलाइजिन? तो एग से निकलता है क्या, फर्टिलाइजिन, वाइल स्पर्म से निकलता है क्या बेटा जी, एंटी फर्टिलाइजिन। EFG से याद रखना है, E फॉर एग, F फॉर फर्टिलाइजिन, G फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। इसी के साथ पहला स्टेप कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म समाप्त होता है। मैम फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग करेंगे क्या? ये जैसे देखो मैं बताती हूँ, देख बेटा, जैसे यूट्रस था, ये फेलोपियन ट्यूब, राइट, यहाँ पे क्या होता है, ओवा आ रहा है, यहाँ से इतने सारे स्पर्म्स आ रहे हैं। अब स्पर्म को क्या पता कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, कहाँ पे जाना है, तो स्पर्म निकालता है एंटी फर्टिलाइजिन, एग निकालता है फर्टिलाइजिन, और ये जिस तरह से खुशबू आ रही है तो आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही जो एग से फर्टिलाइजर है, स्पर्म को कहेगा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये एग यहाँ से रिलीज हो रहा है, वरना स्पर्म को क्या पता कि कहाँ से एग आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा। ओके मैम। तभी तो कीमो अट्रैक्टेंट, कीमो मतलब क्या कि एग से केमिकल निकला, कौन सा केमिकल निकला, फर्टिलाइजर निकला, जिसने अट्रैक्ट किया उस केमिकल को जो कि निकल रहा है किससे, स्पर्म से, तो नाम पड़ गया कीमो अट्रैक्टेंट। ओके मैम। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चे। ओके, सो सेकंड आएगी अब कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है कंडीशनिंग में, कंडीशनिंग होगी, अब कौन सी रिएक्शन आएगी, एक्रोसोमल रिएक्शन। नेक्स्ट आएगी एक्रोसोमल रिएक्शन, हेडिंग डाल लो। चलो लिख लिया सबने यहाँ तक? ये तुमने क्या बनाया था, ओवा, ओवा के बाहर क्या था, ये तुमने बनाया ओवा, राइट। ओवा के बाहर एक लेयर थी जिसे बोलते हैं हम लोग जोना पेलिसिडा। This is plasma membrane, right? इस स्पेस को क्या बोलोगे, पेरिविटलाइन स्पेस। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, जर्मिनल वेसिकल।
हाँ, न्यूक्लियस कोई दूसरा नाम ये साइटोप्लाज्म, जैसे क्या बोलते हैं ओप्लाज्म। ठीक है, अब देखो मैम स्कूल एग्जाम्स में ये वाला डायग्राम बना सकते हैं? यही तो बनाना है। तो चला क्या एनसीईआरटी में एक का डायग्राम? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, वो डांट नहीं रही आपको। एनसीईआरटी में तो सेम है ना, दिखाऊं क्या? ऐसा ही तो है उसमें भी। फ्री है ना ये? जरा बताओ कौन से पेज नंबर पे एक का डायग्राम है, वही खोलती सीधा। इसको टाइम लगेगा, मैं तो बना देती हूँ फटाफट, तुम भी बना लेना यहाँ से। तो इनके बीच में भरा होता है कि कौन क्या, ये कोरोना रेडिएटा जो है सेलुलर लेयर है, ये चिपकी हुई है किससे? Hyaluronic acid. हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड से ग्लू की तरह, गम की तरह काम कर रही है। दिस इज व्हाट हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, ये हो गया स्पर्म की एंट्री। स्पर्म के हेड में क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में मिक्सचर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। ये हो गया हेड पार्ट, जिसमें क्या है, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोसोम, है ना? दिस इज एक्रोसोम। क्लियर? तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है एज इट इज। आई होप एनसीईआरटी खुल गई हो वहाँ पे। मेंस्ट्रुएशन कोई मुझे बताएगा? ये रहा, ये लो आ गया। सेम ही तो है मैम ये, थोड़ा अच्छा लगा। खुल ही नहीं रहा हूँ। खुल गया, लो ये देखो, सेम सेम ही तो है, बल्कि हमने ज्यादा लेबलिंग कर रखी है, इसमें सिर्फ 4 ही। एक तो कोरोना रेडिएटा दिखा रखा है, स्पर्म दिखा रखे हैं, जोना पैलिस्यूडा और पेरिविटलाइन स्पेस, बस। ना न्यूक्लियस दिखाया है, ना ऊप्लाज्म दिखाया है। ये ऊप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई। ठीक है, यस मैम। चलो अब माइक म्यूट करो भैया, किसी का माइक खुला हुआ बीच में। अब जब स्पर्म बेटा जी एंटर कर रहा है, तो स्पर्म के हेड में बहुत सारे एंजाइम्स हैं एक्रोसोम वाले पार्ट में, ताकि स्पर्म सबसे पहले किसको डाइजेस्ट करे? हाइलुरोनिक एसिड को, फिर कोरोना रेडिएटा को, फिर जोना पैलिस्यूडा को, और अल्टीमेटली फिर अंदर आ जाए और मियोसिस 2 को कंप्लीट कर दे। राइट? तो जो स्पर्म के हेड हैं, द हेड ऑफ स्पर्म, विच कलर डू यू वांट? तो the acrosome of sperm will release hydrolytic enzyme जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। और इस स्पर्म लाइसिन में सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता, इट कंटेन मिक्सचर ऑफ एंजाइम। इसके अंदर सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता, इट कंटेन्स
the mixture of enzyme, right? Number 1, तो इसके अंदर एक्रोसोम में होते हैं स्पर्म लाइसिन विच कंटेन द मिक्सचर ऑफ एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? सबसे पहला किसको डाइजेस्ट करा सबसे पहले? इसको स्पर्म को जब अंदर एग के अंदर घुसना है तो सबसे पहले किसको खाना होगा? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड को। हाइलुरोनिक एसिड को खाने के लिए इनके पास है हायालुरोनिडेज एंजाइम। Hyaluronidase. So this enzyme will digest. This enzyme will digest. ये स्पर्म लाइसिन के अंदर है मैम हाँ, ये सारे जो मैं एंजाइम लिखूंगी सब इकट्ठे स्पर्म लाइसिन के अंदर है। स्पर्म लाइसिन इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स। इट कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स और वो एंजाइम वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तभी बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट द सब्सटेंस। ठीक है, तो हायालुरोनिडेज दिस एंजाइम विल डाइजेस्ट दी, बताओ, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट the extracellular present in the extracellular matrix of corona radiata। कोई दिक्कत पहले एंजाइम के बारे में जो पढ़ा? स्पर्म लाइसिन में दूसरा एंजाइम क्या आएगा? अब क्या डाइजेस्ट करना है? मैम 2 मिनट रुक जाओ, पहले लिख लें। लिख ले भाई, तो पहले लिखो। हो गया? करा दो मैम। लिख लिया सबने? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? मैम। चलो, अब हाइलुरोनिक एसिड डाइजेस्ट हो गया। अब क्या खाएगा स्पर्म जब एंटर घुसेगा? तो येलो खा लिया, अब क्या खाएगा अंदर घुसने के? ज़ोना पैलिडस। अच्छा, ज़ोना पैलिसिडा से पहले तो और भी कुछ आएगा पर्पल कलर का। कोरोना रेडिएटा। हाँ, अब खाएगा कोरोना रेडिएटा। अंदर घुसना था तो स्टेप वाइज खाता। पहले तुमने मेन गेट खोला। मेन गेट क्या है घर का? हाइलुरोनिक एसिड। फिर तुमने अंदर वाला मेन डोर खोला, राइट? वो डोर कौन सा है? कोरोना रेडिएटा। फिर तुमने रूम का दरवाजा खोला। रूम का दरवाजा कौन सा है? ज़ोना पैलिसिडा, है ना? ऐसे करते करते तुम अंदर घुसते गए स्पर्म। तो पहले इसने खाया किसको? नंबर 1 पे खाया इसको, नंबर 2 पे खाया कोरोना रेडिएटा को, नंबर 3 पे खाया ज़ोना पैलिसिडा को और स्पर्म यहाँ पहुंच गया। तो कोरोना रेडिएटा को खाने के लिए इसके पास जो एंजाइम है दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज योर CPE, कोरोना penetrating enzyme, CPE. It will digest what?
कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। इज इट अ सेल्युलर लेयर और नॉन सेल्युलर लेयर? cellular, सेल्यूलर। नॉन सेल्युलर लेयर का क्या नाम है? जोना पेलिसुडा। zona pellucida, राइट। अब क्या खाएगा स्पर्म? अंदर घुसेगा। हाइलुरोनिक खा लिया, कोरोना रेडिएटा खा ली, अब अगला क्या खाएगा? zona pellucida, राइट। जोना पेलिसिडा को खाने के लिए इसके पास स्पेशल एंजाइम है, जैसे बोलते हैं जोनालाइसिन, या फिर इसी का दूसरा नाम है एक्रोसिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्रोसिन। इट विल डाइजेस्ट व्हाट? जोना पेल्यूसिडा। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर, ये देखो, ये दिखा रखा मैंने, जैसे ये हो गया रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम है, जोना पेलिसिडा के जस्ट नीचे है जोना पेलिसिडा 2 या ZP3 रिसेप्टर। क्या है ये? इट इज आइदर जोना पेलिसिडा 2 और ZP3 रिसेप्टर। ZP2 और ZP3 ZP2, दिस इज ZP2 और ZP3। ZP मतलब जोना पेलिसिडा। अब स्पर्म आके किससे बाइंड कर जाएगा? अब ये तीनों मिक्सचर को इकट्ठा क्या बोलेंगे? हाइलुरोनिक एसिड। दिस टुगेदर फॉर्म स्पर्म लाइसिन। प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म? Acrosome. Acrosome. Acrosome is present in which part of the sperm? head, Head. head, Head. Now it will digest, the sperm will digest Zona pellucida and binds with the receptors present on binds with the receptor present on it, on the zona pellucida। रिसेप्टर्स के नाम क्या है? ZP2 और ZP3। ZP2 और ZP3। अब क्या हुआ? What happened? स्पर्म भाई साहब पहुंच गए यहाँ तक। अब जैसे ही वो पेरिविटलाइन स्पेस में गए, इसके बाद क्या आ जाएगी? तुरंत एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई तक पहुंचा स्पर्म, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्पर्म पहुंचा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या मिल, जैसे ही स्टिमुलस मिला, इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसकी वजह से बाहर का सोडियम अंदर आ गया और अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन? Polarization. रॉन्ग। Depolarization. मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल? resting potential, Resting potential. नो, कुछ नहीं याद तुम्हें नलायक हो, पूरा भूल गए न्यूरल वाला चैप्टर। पहले होता था पोलराइजेशन, न्यूरल वाला रिवाइज, फिर होती थी डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, और फिर होता था हाइपर पोलराइजेशन। दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल, दिस इज एक्शन पोटेंशियल। भूल गए जब स्टिमुलस आता था तो इस पे नोकिया काम करता था, 3 सोडियम आयन बाहर, 2 अंदर, एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP, सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल करते थे और सोडियम आयन अंदर आता था। इसमें पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल काम करता था।
11th में पढ़ाया नहीं था ये टॉपिक मैंने? पढ़ाया फिर सब साफ। भूल जाते हैं कभी तो। तो अब जब रिसेप्टर बाइंड किया तो स्टिमुलस मिल गया। स्टिमुलस के मिलते ही क्या हुआ? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन की एंट्री हुई, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज्ड, राइट। तो इसमें क्या होगा? नाउ जैसे स्पर्म बंद किया, दैट एंट्री ऑफ स्पर्म into secondary oocyte, the entry of sperm into the secondary oocyte, this is not 2 degree, it is secondary. The entry of sperm into secondary oocyte will stimulate the secondary oocyte, जिसकी वजह से सोडियम वोल्टेज gated channel gets open, right, और एंट्री होगी किसकी? एंड इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब एंट्री ऑफ Na plus occur, right, and the membrane get what? Depolarized, which means inner positive and outer नेगेटिव। और जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है तो क्या और कोई स्पर्म अंदर घुस पाएगा? क्या वो और स्टिमुलस? नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू स्टॉप या टू चेक पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी मतलब और कोई स्पर्म उसके अंदर ना घुसे, इसीलिए जैसे ही स्पर्म पहला घुस गया तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते ही मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज। और डीपोलराइज मेम्ब्रेन के अंदर और कोई स्पर्म एंटर नहीं करता, इसी को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। तो दिस depolarization of membrane cause the fast block to check polyspermy. मैम एक बार ZP2 ZP3 वाले से एक बार एक्सप्लेन कर दोगे दोबारा? नहीं आया कुछ भी समझ? बाइंड करने के बाद क्या हो वो समझ नहीं आया। चल एक बार लिख ले, सभी बच्चे लिख लो, फिर से समझा दूंगे। कोई बात नहीं, एक बार पूरा लिख लो, फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी, फिर मैं समझा देती हूँ फिर से, कोई बात नहीं। मैम यहाँ पर चेक का मतलब रोकना है ना? हाँ, चेक मतलब रोकना, स्टॉप करना। चेक मतलब स्टॉप। जैसे सीज मतलब भी क्या होता है? स्टॉप करना। कई जगह मिलेगा ये अक्षर, सीज करना, स्टॉप करना। पीपीटी में क्वेश्चन में था तो मैम। पीपीटी में AIT में अक्षर इंग्लिश का ना कहीं पे भी यूज कर लेते हैं। सीज कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर एक बार फिर से समझाती हूँ। लिख लिया मैम, समझा दो। देखो लिख लिया सबने? जनता तैयार है फिर से सुनने के लिए? ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया था। ZP2 तक आके बाइंड कर गया स्पर्म, खाता खाता उनको। अब जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टच किया स्पर्म ने, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं क्या? सोडियम
वोल्टेज गेटेड चैनल, ये खुल जाएंगे। स्टिमुलस आ गया ना, स्पर्म ने क्या दिया, स्टिमुलस दिया, जिसकी वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले तो उसकी वजह से अंदर हो गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और बाहर हो गया नेगेटिव। अंदर हो गया कैसा, पॉजिटिव, और बाहर हो गया नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव का होना कहलाता है डीपोलराइजेशन। क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। और व्हेन द मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज्ड, अगर मेम्ब्रेन डीप हो गई तो इसके बाद कोई और स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो मतलब मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन होने की वजह से, और एक एग के अंदर सिर्फ कितने एग स्पर्म एंटर कर पाए, ओनली वन स्पर्म। अब हाँ जी। अब जहां पे भी स्पर्म रिसीव होता है ना, वहां पे एक कोन बन जाता है एग में। जहां पे भी स्पर्म आएगा वहां पे एक कोन बन गया, उस कोन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। तो द कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम of sperm stimulates the development of an outgrowth, development of an outgrowth by the oocyte called what, fertilization cone, which is called fertilization cone। और अब थर्ड रिएक्शन कौन सी, थर्ड स्टेप क्या है, third is what, activation of egg। Activation of egg and cortical reaction। Activation of egg और cortical reaction। लिख लिया सबने यहाँ तक, कोई पॉइंट किसी को क्लियर ना हुआ हो, हम एक बार क्या करूं, नीचे कर दो एक बार। हम एक बार फर्टिलाइजेशन कौन बता दो। फर्टिलाइजेशन कौन, जैसे ये एग था, ठीक है, यहाँ स्पर्म Yes, एंटर कर ma'am. रहा है, तो जहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो रही है ना, तो यहाँ पे कोन बन जाता है, इसको फर्टिलाइजेशन या कोन ऑफ रिसेप्शन। तो जहाँ जिस पॉइंट पे एग स्पर्म को रिसीव करता है वहाँ पे एक कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। ओके। चलो Yes, ma'am.
अगला लिखो एक्टिवेशन ऑफ एग एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। एग की एंट्री, स्पर्म की एंट्री होने से अब बताओ क्या होगा? मियोसिस 2 विल गेट, as the sperm enter the meiosis 2 will get Completed. complete, तो secondary oocyte will form Ova and second polar body. exactly, as the sperm enter the secondary oocyte which is arrested at Metaphase. metaphase, as the sperm enter the secondary arrested metaphase will complete meiosis 2 and form and form what? क्या बनाएगा? ओवम and second polar body। second polar body और ओवम दोनों क्या होंगे? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? Haploid. राइट। तो इस टाइम पे मुझे बताना, जैसे स्पर्म एंटर किया, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या होगा? ऑन या ऑफ? On. थोड़ा दिमाग लगा के बोलना ना। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या होगा? ऑन या ऑफ? एंड एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या होगा? ऑन या ऑफ? एनाफेज ऑन होगा और मेटाफेज स्टॉप होगा। किसने बोला? प्राची, एनाफेज, प्राचिता, एनाफेज क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ऑफ। क्यों? क्योंकि हमने मियोसिस 2 कंप्लीट करनी है, तो सीक्वेंस तो मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि मियोसिस 2 मेटाफेज में तो ऑलरेडी अरेस्टेड थी। अगर अभी मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रहेगा तो मेटाफेज ही चलता रहेगा ना, एनाफेज कैसे आएगा? इसलिए मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को ऑफ करना होगा और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ऑन हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? हमारा एग एक्टिवेट हो जाएगा। राइट। मैम, हाँ, मेटाफेज पे रेस्टेड है, मतलब मेटाफेज थोड़ी कंप्लीट हुआ है अभी। हाँ अरेस्टेड है ना अभी अगर वो। अगर मेटाफेज कंप्लीट हो गया है तो मतलब वो एनाफेज पे रेस्टेड है। हैं? मैम प्रोफेज आप जैसे कि ऐसे तो होता है, प्रोफेज। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हाँ, मेटाफेज करके रुक गया एंड पे, यहीं पे। हाँ, तो फिर वो एनाफेज पे रेस्टेड है ना। नहीं, अब वो एनाफेज में एंटर करेगा ना, तो एनाफेज में एंटर करने के लिए, एनाफेज को प्रमोट करने के लिए एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर हेल्प करेंगे। अगर मतलब अभी हमारी मेटाफेज कंप्लीट हो चुकी थी पहले ही। हाँ, मेटाफेज कंप्लीट होते ही बस रुक गया, बस जस्ट एंड पे रुक गया वो एकदम। फाइनली सब हो गया बट वो रुक गया एंड पे आते ही। तो अब तो हमें एनाफेज को प्रमोट करना होगा ना। मतलब मेटाफेज रेजिस्टेंस मतलब ये है कि मेटाफेज हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप लाओ। मेटाफेज की एज पे है, ऐसे जैसे ऐसे पे टीलोफेज हो गया ना, यहाँ पे खत्म हो गया ये इस एज पे, तो बोलेंगे इसको अरेस्टेड एंड मेटाफेज क्योंकि उसकी एज पे है। लेकिन अब हमें करना किस पे एंटर है? इसको एनाफेज में, तो हमें प्रमोट किसको करना होगा? एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को, कि भाई ये खत्म करो जल्दी से, इसमें एंटर करो। ठीक। ठीक है, अरेस्टेड मतलब रुक गए एकदम एंड पे आके। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आएगी कौन सी रिएक्शन? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन किसकी वजह से होगी? कॉर्टिकल
ग्रैन्यूल्स की वजह से। इफ यू रिमेम्बर, जो हमने एग बनाते थे, तो ये होना पहले से ना, बाहर वही सारा सेम सेम कोरोना रेडिएटर एंड ऑल, राइट। फिर से बनाऊं क्या? अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होते थे ऊप्लाज में, बताओ? कॉर्टिकल कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल। इसका मैंने कुछ फंक्शन लिखवाया था जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एग बताया था, तो बताओ क्या फंक्शन था उसका? पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए बाहर आ जाते हैं, कोटिंग बनाते हैं। क्या फंक्शन कि जैसे ही स्पर्म एंटर करता है इसमें, स्पर्म घुसा तो जैसे ही स्पर्म अंदर आ गया यहाँ तक, तो एंट्री होगी किसकी? कैल्शियम आयन की। ये कैल्शियम आयंस इन कॉर्टिकल न्यू सारे के सारे, जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो बाहर एक हार्ड मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की क्या हो रही है? एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि कॉर्टिकल रिएक्शन के टाइम पे एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन अकर, जैसे इनफ्लक्स एंट्री किया, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल, इसने क्या किया? एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, कहाँ पे? इन पेरीविटिलाइन स्पेस। और जैसे ही इनकी एक्सोसाइट, तो हमारी जोना पेलिसिडा जो थी बाहर, वो क्या हो गई? एकदम से तुरंत हार्ड हो गई। तो दिस एक्सोसाइटोसिस हार्डन दी जोना पेलियोसिडा। और इस हार्ड जोना पेलिसिडा को हम और क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड जोना रिएक्शन, या इस मेम्ब्रेन का हार्ड जोना पेलिसिडा को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इसे हम और क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एंड दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जब ये एकदम हार्ड सॉलिड हो गई, तो क्या इसमें अब कोई और स्पर्म घुस पाएगा? नो। No, ma'am. एंड दिस इज कॉल्ड फ्लो ब्लॉक टू चेक, मतलब स्टॉप पॉलीस्पर्मी। तो इन फास्ट ब्लॉक होती है डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, स्लो ब्लॉक होता है ड्यू टू दिस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जो कि मेम्ब्रेन होना पेरिसिडा को एकदम हार्ड कर देते हैं ताकि कोई और स्पर्म एंटर ना कर सके। तो और स्टेप को हम बोलते हैं, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का रोल आ रहा है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन, और ये हार्ड हो रही है मेम्ब्रेन, तो इसे हम बोलते हैं जोना रिएक्शन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, विच इज कंसिडर्ड एज द स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। मैम एक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जाके जोना पेलिसिडा से जुड़ जाएंगे? कॉर्टिकल हाँ हाँ, ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी ना, तो ये फ्यूज कर जाएंगे इसके, और जोना पेलिसिडा को एकदम हार्ड कर देंगे, बिल्कुल। जुड़ जाएंगे या सिर्फ वहीं अटैच रहेंगे? नहीं, बाहर आके इससे जुड़ जाएंगे ना पेरीविटलाइन स्पेस में। उसको बस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे नीचे से? हाँ, उसको बिल्कुल हार्ड कर देंगे, बिल्कुल। ये और स्पर्म को एंटर मत करने दो।
सिंगैमी आएगी मैम। अब आखिरी स्टेप कौन सा आएगा? सिंगैमी। अब अल्टीमेटली स्पर्म भाई साहब कहाँ गए हैं? यहाँ पे। क्या पूरा का पूरा स्पर्म घुसता है अंदर सेल के, एग के? नो मैम, हेड। हेड। सिर्फ हेड घुसता है? नो, हेड एंड नेक नेक, नहीं करती। दो चीजें अंदर जाती हैं। फर्स्ट इज हेड, देन नेक। इतना पार्ट जो है एग के अंदर घुस जाता है। नेक की मतलब जाती है मैम, उसमें खाली सेंट्रियोल होते हैं। तो सेंट्रियो अभी बताऊंगी, उसका थोड़ा सब्र रख। सिर्फ हेड और नेक पार्ट जो है स्पर्म का के अंदर जाता है, बाकी सारा पार्ट बाहर रहता है। अब क्या सिग्निफिकेंस है देखो जरा। तो सिनगैमी में अल्टीमेटली क्या होगा? हेड में क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेंगे। तो सिनगैमी में क्या होता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल न्यूक्लियस एंड मेल sperm nucleus and female ova nucleus. zygote। Zygote is haploid or diploid? डिप्लॉयड। Zygote को और क्या बोलते हैं? Synkaryon. It is unicellular and diploid. तो अब मुझे बताओ, क्या सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन एक ही बात है? नो मैम, नहीं। सिनगैमी द लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे न्यूक्लियस जो है दोनों के आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। फ्यूज। ठीक है। तो इसी के साथ फर्टिलाइजेशन खत्म। अब अगला टॉपिक आएगा इसी में ही, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैम एनसीईआरटी मैप चैप्टर 1 के किस टाइम डिस्कस करवाओगे? अभी तुम्हारे लिए नहीं है वो एनसीईआरटी मैप ना, दिस इज नॉट फॉर यू। मैंने तभी डिलीट कर दिया तुम्हारे इससे से। एनसीईआरटी मैप आप लोगों के लिए नहीं है। एनसीईआरटी मैप है जो 12th में बच्चे पढ़ चुके हैं अभी मुझसे, लास्ट ईयर वाले 12th के लिए और आरएम बैच के लिए। आप लोगों के लिए नहीं आई अभी एनसीईआरटी मैप। चलो, हम तुम्हारे लिए जो आई है वो पीपीटी आई है। था मैम। क्या बोल रही है? सिनगैमी खत्म हो गया। हाँ बस खत्म। चले, तो स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्यों हो रहा है? ड्यू टू influx of Ca2+. कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, हार्डनिंग ऑफ ज़ोना पेलिसिडा। और क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्रोसोमल रिएक्शन। Depolarization. डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, क्या फायदा, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एग स्पर्म में थे 23, ओवा में थे 23। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या हमारे 46 क्रोमोसोम रीस्टोर हो पाते? तो इट chromosome number of it restores the chromosome number of human, which is 46 chromosome. ठीक है। दूसरा, स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कौन कौन एंटर करता है? हेड एंड नेक,
नेक में कौन क्या होता है? नेक पार्ट में proximal centriole and distal centriole. है ना, इतना पार्ट जो है एंटर करता है एक के अंदर। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल होते हैं प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये लिखवाया है ना इसमें। अब ये जो Yes, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है क्या करता है? जैसे एक स्पर्म एग फ्यूज कर गए, बन गया जाइगोट। जाइगोट तो एक ही सेल है, राइट? जाइगोट कितने सेल का है? Yes, एक ma'am. ही सेल का है। क्लियर? अब ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा ताकि एक से कितने बन सके? 2 सेल बन सके। और ये पहली डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लीवेज Proximal Centriole. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर कर पाएगा? No, ma'am. No, ma'am. तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल helps in initiating, helps in first cleavage या फिर division of what? Fertilized egg or zygote. हाँ, of fertilized egg या फिर zygote। बिल्कुल सही बोला। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? No, ma'am. चलो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा इट हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन। इट हेल्प्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन। किस प्रकार? जैसे मेल स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, 22 ऑटोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम। फीमेल ओवा से क्या आता है? अगेन 23, 22 ऑटोसोम और एक एक्स। जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स। तो अब जो न्यूबॉर्न पैदा हुआ गर्ल हुई तो बॉय हुआ? Girl. I'm Girl. girl. ये 22 क्या है इसमें? ऑटोसोम। Autosomes. एक्स क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। Sex chromosome. ठीक है। अब दूसरा केस, अगर मेल स्पर्म से आया वाई क्रोमोसोम 22 प्लस वाई और फीमेल ओवर से आया एक्स क्रोमोसोम, तो जब ये फ्यूज करेंगे तो बच्चे में क्या आएगा? जाइगोट में 44 प्लस एक्स वाई एंड द बेबी विल बी Boy. बॉय, Boy. राइट? तो डिलीवरी के टाइम पे 50% चांसेस होते हैं गर्ल के होने के और 50% चांसेस होते हैं बॉय के होने पे। और ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड अपॉन द क्रोमोसोम ऑफ Sex मेल स्पर्म। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल स्पर्म। कि मेल के स्पर्म से कौन सा क्रोमोसोम है जो कि, या कौन सा मेल का स्पर्म है जो कि हिट कर रहा है ओवा को। तो बॉय होने के लिए, नए बच्चे का जेंडर डिसाइड करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? Male sperm. मेल का स्पर्म। तो क्या हमें फीमेल को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही होगा कि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ गर्ल और बॉय? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Because female, either it is a girl or a boy, the female ova will contribute only X chromosome. But the gender of newborn is entirely dependent upon the chromosome of male sperm. तो क्या मैं लिख सकती हूँ? नोट बना के लिख लो। The gender of newborn is decided by the sex chromosome
ऑफ फादर, मतलब उसका मेल स्पर्म। ठीक है, कोई दिक्कत? मैम मैम मेल में वो बोलो। क्रोमोसोम एक्स होगा या Y होगा, उसके लिए कौन हैं? रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एक रैंडम मेल फिनोमिना है, में ये कोई, हाँ, अब मेल का कौन सा स्पर्म एग से हिट करता है वो एक रैंडम है, ये हम ना ही मेल के हाथ में ना फीमेल के हाथ में है, ये अपने आप होता है। इट इज जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे पहले हिट करके जाके स्पर्म, ये किसी के हाथ में नहीं है कि लड़का ही करना है तो स्पर्म वाई कैसे हिट करवाएं या एक्स कैसे हिट करवाएं। ये ना मेल कुछ कर सकता है ना फीमेल कुछ कर सकती है इसमें, नोबडी कैन डू एनीथिंग, इट इज रैंडम। गॉट इट? यस मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो? सबने लिख लिया यहाँ तक का? नो मैम, लिख रहे हैं। ओके, लिखो। तो इसी के साथ फर्टिलाइजेशन टॉपिक पूरा समाप्त हुआ। अब हम करेंगे जाइगोट बनने के बाद कैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या? लोग क्लीवेज। क्या बोल रहा है दक्ष? नहीं करते बस करो। कर रही हूँ, अभी पीपीटी खोल रही हूँ, पहले इतना लिख तो लो। अगली क्लास में करा लूंगी। अच्छा यस मैम। अच्छा, सारे दक्ष के सपोर्ट में है। अच्छा, एक नहीं, हम और तो बढ़ते, ये तो करने जनता बढ़ती जा रही है। दक्ष क्या कर रहा है ये तो? जनता को अपनी साइड मैम ले रहा हम है। बड़ी टाइम से लिख ही जा रहे हैं। लिखे ही जा रहे हो, तब हाथ रोक लो थोड़ी थैंक देर, यू अब मैम। पीपीटी करेंगे थोड़ी देर। आंखें भी थक गई। आंखें भी थक गई। डन मैम। सबने लिख लिया? इतना कुछ छूटा तो नहीं है ऊपर किसी का? मैं एमएस ये नोट बंद कर दूं? तो अगर कोई कहे कि 50% चांस बॉय के 50% गर्ल के हैं, तो तुम्हें ये वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें इस दोनों के दोनों बताना पड़ेगा कैसे कैसे। ठीक है, सारी कहानी लिख ली आज की? तो एक टॉपिक खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं खोलती हूँ पीपीटी। कोई बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा बिल्कुल भी, जो क्लास लीव करेगा उसका एब्सेंटीज का मैसेज जाएगा घर पे। माय गुडनेस, पीपीटी नंबर 9 पे आ गए थे ना? इसी में फर्टिलाइजेशन, यस, थोड़ा सा ये हो गया सर पे। करो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। आई राम। Sperm before fertilization. कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ये लिखा है कहीं पे तुमने? ये तो मैंने बता दिया था ना, मैं फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होती है, ऑल पॉपुलेशन डू नॉट लीड टू। बताओ यहाँ पे इसकी लाइन को जस्टिफाई करो कोई। अर्जुन, मैम। ओवा की वाइबिलिटी है मैम। अर्जुन अर्जुन बताएगा, अर्जुन बताएगा। मैम क्या इसकी जो होती है ना वाइबिलिटी, स्पर्म हो रखी है, अगर वो नहीं कर पाए टाइम पे फ्यूज, तो है ना वो नहीं होएंगे फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। एक लाइन लिखवाई थी, वो लाइन पढ़ दो बस। The fertilization will occur when? Fertilization will occur when? when कब both होगी fuse fertilization? at within their viability periods. Egg and sperm reaches the ampulla simultaneously, ये लाइन लिखनी है।
साइमल्टेनियसली वाली लाइन लिखनी है। यस मैम, एक ही मतलब है। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 करिए। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ फर्स्ट थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट किसने बोला? थर्ड है मैम। थर्ड। मैम सर्विस में कहाँ से जब पहुंच गई? अगला करो। अगला क्वेश्चन करो। Secretion of acrosome help one sperm enter cytoplasm of मैम column. थर्ड थर्ड है इसका भी मैम मैम। थर्ड। अगले का फर्स्ट। कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर। ऑप्शन। ठीक है, यस मैम। जी। ये लिख दिया है, विल नोट मैम। ठीक है। ये ट्रू या फॉल्स? ये मैम डिटरमाइन खत्म हो गई यहाँ तक की पीपीटी। अभी नहीं, 1 मिनट रुको, क्लास मत लीव करना है, कुछ बातें करनी है। अभी रुको 1 मिनट। बोल लो मैम। अब बोलने में थोड़ा ना थक रहा है दक्ष, इतना थका थका बोल रहा है। बोलो मैम, एहसान कर रहा है। अब ठीक है मैम, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई। स्क्रीन शेयर है, अब कुछ नहीं लिखना, तुम अपने हाथ फोल्ड करके बैठ जाओ बस चुपचाप। थोड़ी शांति का दान दो। जब तक देखो कुछ आज की क्लास में समझ नहीं आया तो पूछ लो, 5 मिनट कॉपी में रिवाइज कर लो। मैं भी अनाउंसमेंट कर रही हूँ साथ साथ ना। कर रही हूँ, रुको। जो बच्चे इस क्लास में एक बार हाथ ऊपर करना। पुनीत चौहान, वंदना, निशु, शगुन, वंशिका, मुस्कान, अनुज, योग्या कालरा, लक्षिका काम्बोज, खुशी डाबर, सुनिष्ठा, तमन्ना कौर, छवि, रोहन, तरुण, वंश, श्रेया कटपाल, वर्षा धीमान, हर्षिता, राधिका, अनमोल, मान्या, हिमांशी पंचाल, वंशिका बंसल। इनमें जो बच्चे क्लास के अंदर, प्लीज रेज योर हैंड। कितने हैं? 8 बच्चे हैं ना। आप सभी बच्चों की शाम को 7 बजे पीटीएम होगी। मैं मीटिंग शेड्यूल कर दूंगी 7 o'clock को। नहीं, तुम्हारी क्लास कितने बजे? 7:30 तक होती है ना? कितने बजे तक क्लास होती है? 7, 7:30? मुस्कान, कितने बजे तक क्लास होती है? 7:30 7:30 ना? हाँ, 7:35 पे मैं पीटीएम शेड्यूल कर दूंगी। तो अपने पेरेंट्स को मैसेज कन्वे कर देना कि आज पीटीएम है 7:30 पे। आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ 4 कॉपियां रजिस्टर लेके बैठेंगे। 7:30 तक का टाइम है। अपने नोट्स जो इनकम्प्लीट है, कुछ पेंडिंग काम है तो कर लो कंप्लीट। 7:30 पे सबकी नोटबुक चेक होगी, किसी भी 4 सब्जेक्ट की चेक करूंगी। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं शाम को मीटिंग शेड्यूल करूंगी, आप सभी बच्चों को कॉल लगा दूंगी, तो आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ उसको ज्वाइन करना, ठीक है? अभी क्योंकि क्लास खत्म होने में टाइम है,
आगे आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो हम कुछ क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चंस ओके करवा दूं, मैम। चलेगा? नो मैम। यस मैम। क्वेश्चन नहीं चलेंगे, ये कौन नालायक है हमारा? मैम चल जाएंगे। चल जाएंगे ना, गुड। एम कैप्स करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नो नो दक्ष मैम। क्वेश्चन करेगा ना? अंजलि कर क्वेश्चन लेंगे करोगी? मैम। यस मैम। ओके, तो करो ये एम कैप 4 लगाओ, शुरू जो 1 से 15 तक क्वेश्चन है, करो ये क्वेश्चन। ये टॉपिक है एम कैप 4 का, करो ये क्वेश्चन लगाओ। इससे पहले भी तो थी ना मेरे दो। इससे पहले भी तो थी एक दो, 2 जने से स्टार्ट है। शुरू से करवाऊं, 1 2 3 से करवा दूं? ठीक है चलो मैम, यहीं से कर लेंगे। स्टार्टिंग से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग से कर लो, नहीं तो फीमेल है। अभी भी फीमेल ही है। ये लो, यहीं से है ना? करो ये क्वेश्चन। ये करवा दी थी क्या मैंने एम कैप तुम्हारी क्लास में? नो मैम। नहीं करवाई तुम्हारी क्लास के अंदर ये? नहीं कराई मैम। करो, शाबाश, लग जाओ काम पे। करो करो, 1 से 15 तक काउंटिंग डाल लो। आई होप 15 क्वेश्चन ही हो। हाँ, 1 से 15 तक गिनती डालो और क्वेश्चन के आंसर्स लिखते जाओ, 1 2 3 4 करके बस। मैम फोर्थ के ऑप्शन दिखाना।